मेरे YouTube चैनल ड्रीम अचीवर में मैं हूँ आपकी टीचर मान्यता प्रजापति। तो आज बात करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मैंने पहले भी पढ़ाया था, इससे पहले पुरानी वीडियो में। तो पूरा चंद्रगुप्त मौर्य आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। तो पहले पुरानी वीडियो को देखिए, फिर आपको ये वाली वीडियो आगे की समझ में आएगी, क्योंकि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कम है, उनके बेटे के बारे में ज़्यादा है। ठीक है, तो बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो क्या है, लास्ट में जब वो मतलब अपने मृत्यु के निकट थे, शासन को त्याग दिया था, तब उन्होंने क्या जैन समुदाय के ये अनुयायी बन गए थे, यानी कि जैन समुदाय को ग्रहण कर लिया था। और 298 BC में मगध में अकाल के डर से बिंदुसार को शासक बनाया गया था। यानी कि 298 BC में मगध में क्या बहुत बुरी तरीके से अकाल पड़ने लगा था। तब उन्होंने क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए बिंदुसार को शासक बनाया, यानी बिंदुसार को राजा बना दिया। जो कि बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उनका बेटा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना उपवास से प्राण त्याग दिए थे, यानी कि जो जैन धर्म में एक उपवास होता है, फास्ट, जिसको बोलते हैं सलेखना विधि के द्वारा उन्होंने क्या किया था, अपने प्राण त्याग दिए थे। और श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं उनके आगे बिंदुसार। अब बिंदुसार मैंने कही थी ना, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत ही कम मिलेगा, इसमें बिंदुसार उनके बेटे के बारे में मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य की पुरानी वीडियो दी है, उस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए और फिर आगे आपको चंद्रगुप्त मौर्य को समझ में आएगा और बिंदुसार समझ में आएगा। तो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। और बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों के और आगे अशोक, इसमें से आपको चैप्टर में आपके क्वेश्चन में पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए, तो बिंदुसार ने कब तक शासन किया, कितने वर्ष तक शासन किया, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। कौन था उनकी फैमिली में, क्या कितने युद्ध किए, ये सारे किन से युद्ध किए, कैसे उनकी मृत्यु हुई, कैसे उनको राजपाट मिला, ये सारी चीज़ें। बिंदुसार 298 BC से 273 BC तक उन्होंने शासन किया था। उनकी वाइफ, उनकी जो पत्नी थी, 16 पत्नियां थी। सन थे उनके, यानी उनके जो पुत्र थे 101 पुत्र थे। 16 पत्नियां थी और उनके पुत्र जो थे वो 101 थे। पिता थे उनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और ठीक है, अमित चैटस या अमित घात, यूनानियों द्वारा शत्रुओं का नाश करने वाला, यानी इनको क्या, बिंदुसार को क्या कहा जाता है, अमित चैट्स या अमित घात। यानी अमित घात का मतलब शत्रुओं का नाश करने वाले, दुश्मनों का नाश करने वाले, यूनानियों द्वारा इनको कहा जाता था, क्योंकि ये क्या है, बहुत अच्छे तरीके से लड़ते थे और अपने शत्रुओं का नाश करते जाते थे। इसलिए उन्होंने क्या, जो मगध में जो अकाल पड़ रहा था, उस अकाल को दूर किया और फिर उसके बाद वो गद्दी पर बैठे। ऐसे ही क्या था, एक तो इनको ये यूनानियों द्वारा अमित घात के श्रेणी दी गई थी, उपाधि दी गई थी। दूसरा जो था, सीरिया के जो शासक थे एंटिपोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। अब जो इन्होंने क्या, मगध में जो क्या सीरिया के जो शासक थे एंटिपोकस ने डायमेकस नामक राजदूत, यानी एंटिपोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। राजदूत मतलब एक एजेंट को भेजा था। अब मिस्र के शासक थे टॉलसी फिलोडेल्फस। मिस्र के जो शासक थे टॉलसी फिलोडेल्फस ने डायनोमिसस नामक राजदूत को भेजा था। मिस्र के जो शासक थे फिलोडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। के समय भी तक्षशिला में 2 बार क्या था, विद्रोह हुआ था। यानी बिंदुसार पर तक्षशिला में मगध का एक क्षेत्र था, उसमें क्या तक्षशिला में 2 बार क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था, विद्रोह हुआ था। दिव्य वरदान के अनुसार, यानी दिव्य वरदान के पहली बार अशोक को भेजा गया और दूसरी बार सुसीम को दमन करने, यानी वहाँ पे पहली बार तो अशोक को भेजा गया था। अशोक भी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, उनसे छोटे बिंदुसार से।
और दूसरी बात क्या, सुसीम को भी भेजा गया था, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली थी। जब सुसीम को भेजा गया तो सफलता नहीं मिली थी। बिंदुसार का पुत्र था सुसीम, ठीक है। किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था सुसीम। 500 सदस्यों की मंत्री परिषद बैठाई गई थी। मतलब इस पे सफलता हम कैसे पा सके, तक्षशिला पे कैसे हम तक्षशिला को अपने अधिकार में कर सके, और तक्षशिला के सदस्यों को जो वहाँ पे बार बार युद्ध हो रहा था उसको कैसे समाप्त कर सके, इस सारी चीज़ों के लिए उन्होंने क्या किया, 500 सदस्यों की मंत्रिपरिषद में तो बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रमुख खल्लाटक अंतिम समय था। प्रमुख खल्लाटक क्या थे? अंतिम समय था। अब इनकी जो क्या है, कैसे मतलब बिंदुसार की मृत्यु कैसे हुई? पुत्रों में आंतरिक कलह के कारण आपसी सदमे में मर गए थे। जो बिंदुसार तो जो थे वो क्या, पुत्रों में आपसे उनके 101 पुत्र थे, लेकिन सब में कलह था। इसके कारण उनको क्या था, आपसी कलह के कारण बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। अब बिंदुसार के बाद उनके उत्तराधिकारी पर कौन बैठा? उत्तराधिकारी पर बैठे अशोक का शासन आता है केस। अब अशोक जो थे 273 बीसी से 269 बीसी तक क्या किया, गद्दी पर बैठे। लेकिन शासन उन्होंने कहाँ तक किया, और किसमें? गृह युद्ध मतलब गृह युद्ध, यानी जो ऊपर दिख रहा है ना, पुत्रों में आंतरिक कलह के कारण वे सदमे में मर गए, यानी गृह युद्ध के कारण उनको क्या किया, राज तिलक मिला। अब उनका जो राज तिलक हुआ था, वैसे तो उन्होंने 273 बीसी से 269 बीसी में राजपाट ग्रहण कर लिया था, लेकिन उनका जो राज तिलक हुआ था 269 बीसी से लेकर 232 बीसी, यानी 269 से लेकर 232 बीसी तक क्या किया, कहते हैं शासन किया था। वैसे तो कहते हैं अशोक बहुत अच्छा राजा था, है ना, वाकई में वो बहुत अच्छे राजा थे, उन्होंने बहुत अच्छे शासन भी किया था। लेकिन बिंदुसार के जो पुत्र थे, 99 पुत्रों को अशोक ने ही मारा था अपने राज्य को वो करने के लिए, राजगद्दी पाने के लिए। 273 ईस्वी में उन्होंने सत्ता प्राप्ति की। अशोक ने क्या किया, 273 ईस्वी में सत्ता प्राप्ति की थी। राज्याभिषेक जो था 269 में ईस्वी में 4 वर्षों तक सत्ता का संघर्ष किया। देखिए क्या कहा है उसमें, 4 वर्षों तक उन्होंने गृह युद्ध किया था, या 4 वर्षों तक वो अपने घर के अंदर ही लड़ते रहते सत्ता पाने के लिए। राज्याभिषेक 269 ईस्वी में 4 वर्षों तक सत्ता का संघर्ष रहा। पहला भारतीय राजा जिसने अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संबोधित किया। अभी अभिलेख क्या होते हैं ये आपको आगे बताया जाएगा। यानी जो अशोक जो होते हैं पहले ऐसे राजा बने जिन्होंने अपनी प्रजा को क्या है, अशोक जी क्या है, भारत के पहले ऐसे राजा बने जिन्होंने अपने अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संबोधित किया। यानी लोग पे अभी क्या लोग स्पीच देते हैं, सामने आके बोलते हैं माइक के थ्रू, तो इन्होंने क्या अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा यानी अपनी ऑडियंस को संबोधित किया, अपनी ऑडियंस को समझाया। अब अभिलेख के बारे में बताया जाएगा। अब अशोक के अशोक के अभिलेख थंब का सिद्धांत दिया गया। थंब का सिद्धांत, अशोक के अभिलेख में थंब का सिद्धांत दिया गया था, यानी थंब, ठीक है, जो थंब क्या जैन धर्म में से ही एक का ग्रंथ है, उसका सिद्धांत दिया गया था। जेम्स प्रिंसिप जो कि जेम्स प्रिंसिप थे, उन्होंने पहली बार अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। कौन सी सन में? 1837 में। सबसे ये क्वेश्चन आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसिप ने 1837 ईस्वी में पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अभिलेख होते क्या? देखिए अब अभिलेख, शिलालेख या अभिलेख, ठीक है। शिलालेख पहाड़ी को काट कर लेख लिखना, इसी को हम अभिलेख बोलते हैं। जो शिलालेख होते हैं उसका अभिलेख क्या है? पहाड़ी को काट कर लेख लिखना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? शिलालेख या अभिलेख, हाँ ठीक है। अब शिला काट कर, इसमें कितने मुख्य अभिलेख, जो मुख्य शिलालेख थे वो 14 थे, और लघु शिलालेख थे वो थे 18 थे। मुख्य शिलालेख थे वो 14 थे, और लघु शिलालेख थे वो 18 थे। अब स्तंभ लेख की बात करते हैं। पत्थर को गाढ़ा कर
गाड़ कर पहाड़ी नहीं, वहाँ पे जो क्या अब स्तंभ ले पत्थर को गाड़ा जाता था, वहाँ पे पहाड़ियाँ नहीं होती तो वहाँ पे क्या कोई भी पत्थर लिया और वहाँ पे जमीन के पास जाके गाड़ दिया, तो इसको हम स्तंभ लेक कहते हैं। इसमें स्तंभ लेक में दीर्घ स्तंभ लेक मिलते हैं। ठीक है, अब होता है गुफा लेख। अब गुफा तो आप जानते हैं क्या, जो कि अभी मंदिरों में ज़्यादातर मिलती हैं गुफा लेख। गुफाओं में उत्कीर्ण लेख, गुफाओं में उत्कीर्ण लेख। अशोक के 14 बृहत शिलालेख थे। बृहत मतलब अभी बताया था ना, 14 बृहत शिलालेख यानी बहुत बड़े शिलालेख थे। सबसे ज्यादा उनकी अब 14 में सारे 14 ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन 14 में जो 4-5 इम्पोर्टेंट है जो आते जाते हैं वो है। अब पहला जो शिलालेख था उसमें क्या था, पशु बलि की निंदा थी। आज के टाइम पे भी पशु बलि होती है। आपने देखे होगा कि जो ईद पे क्या है, बकरे को काटते हैं तो इसी को पशु बलि बोलते हैं। तो यानी कि अशोक के टाइम पे भी पशु बलि होती थी, तो यहाँ पे पशु बलि की निंदा होती थी। पहले शिलालेख में उनके क्या पशु बलि की निंदा की जाती थी, प्रजा को मिलने की छूट दी गई थी। यानी कि एक तो पशु बलि की निंदा थी, दूसरा क्या है उनको क्या है प्रजा से मिलने की छूट थी, प्रजा को उनसे मिलने की छूट थी। वो चाहे तो अशोक से जाके मिल सकते हैं। अब दूसरा शिलालेख में क्या था, दूसरा शिलालेख था जो दक्षिण भारत के राज्यों का वर्णन था। इसमें क्या दूसरे राज्यों दक्षिण भारत के राज्यों का वर्णन था। कौन कौन से राज्य थे इसमें, जो थे चौल, पांड्य, सातवाहन एवं केरल पुत्र की चर्चा। चौल, पांड्य, सातवाहन एवं केरल पुत्र की चर्चा। अब दूसरे जो शिलालेख है उसमें क्या थे, दक्षिण भारत के राज्यों का वर्णन था। कौन कौन से राज्य थे, चोल, पांड्य, सातवाहन, केरल पुत्र की चर्चा। तीसरा था इसमें तीसरा शिलालेख है जो उसमें राजकीय में 3 उत्तराधिकारों का उल्लेख, यानी कि राज्य में कौन कौन से 3 अधिकार होने चाहिए उसके 3 उल्लेख है तीसरे में। अब बात कर जो 3 अधिकार बताए वो कौन से हैं, युक्त, रज्जुक और पादेशिक। ठीक है, हर 5 वर्ष का दौरा, यानी कि ये जो 3 अधिकार हैं वो हर 5 वर्ष बाद इनके देखा जाता है कि सही चले। अगर ये जिनके अधिकार में अगर वो सही चलाता तो ठीक है, नहीं तो ये किसी और को ट्रांसफर कर दिए जाते थे। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख था वो था 13वां, और 13वां बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये किसने पढ़ा था, जेम्स प्रेस्शिप ने। ठीक है, 13वां शिलालेख जो था अशोक का, इस 13वां इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। ठीक है, 13वें शिलालेख में क्या कलिंग युद्ध का वर्णन है और पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। 13वां शिलालेख जो था अपराध करने वाली आवंटिक जनजातियों का वर्णन है। किसका था, अपराध करने वाली आवंटिक जनजातियों का वर्णन है। 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। मैंने कही थी ना 13वां जो शिलालेख है अपराध करने वाली आवंटिक जनजातियों का वर्णन है इसमें, और 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। अब अशोक का कलिंग का युद्ध एवं थम्बनीति। कलिंग का युद्ध बहुत आता है अशोक का, और किस शिलालेख में ये भी पूछा जाता है तो 13वें शिलालेख में है। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, वो अशोक का 13वां शिलालेख है। अब अशोक के कौन से युद्ध को का वर्णन है 13वें शिलालेख में, तो कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक का कलिंग युद्ध एवं थम्बनीति क्या है ये बताया गया। अब कलिंग युग हुआ था 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व BC में। अशोक के समय कलिंग का राजा कौन था, अनंत पद्मोधन। अशोक के समय कलिंग का राजा कौन था, अनंत पद्मोधन। ठीक है, अशोक का राज्याभिषेक 8 वर्ष के पश्चात हुआ था, यानी उनका जो गृह युद्ध चल रहा था उसके बाद अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, 8 वर्ष के पश्चात अशोक के कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी और 1.5 लाख लोग बंदी कर दिए गए थे। यानी 1 लाख तो लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों उनको बंदी यानी कि उनको कैद कर लिया गया था। भैरी घोष के स्थान पर थम्बनीति की नियुक्ति, यानी पहले थम्बनीति से पहले भैरी घोष के स्थान भैरी घोष नीति का स्थान था, उसके स्थान पर थम्बनीति का प्रयोग किया गया था। भौतिक विजय का कलिंग के युद्ध में और क्या होता, भौतिक विजय की नीति का त्याग,
और जमीन को त्यागना। इसमें क्या था, जो कलिंग की जो युद्ध लड़ा था तो उसमें क्या, भौतिक विजय की नीति, यानी हमें क्या चाहिए उसकी उन्होंने रणनीति को त्याग दिया था, और जमीन जो वहाँ पे उन्होंने जीती थी उसको भी त्याग दिया था। अब इसका जो कलिंग का जो मेन उद्देश्य रह गया था कलिंग की विजय का, वो था सांस्कृतिक विजय पाने की नीति, यानी सांस्कृतिक यानी वहाँ की जो धरोहर है उसके ऊपर विजय पाने की नीति उनकी रह गई थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसमें से कम 4-5 पेपर क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। कलिंग का युद्ध आता है हमारा, कौन सा शिलालेख था, किसने पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, बिंदुसार का शासन, अशोक कब गद्दी पे बैठा। 8-10 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। थैंक यू।